सबसे पहले सैल्यूट सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विशंभर दयाल सर भी मौजूद हैं, हमारे साथ राजन कोचर सर भी मौजूद हैं, हमारे साथ अनुराग शुक्ला सर मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह भी। बहुत स्वागत करता हूं आपका। और इसके अलावा जरा इधर भी देखिए, यहां हमारे साथ वो डिप्लोमेट्स मौजूद हैं और वो आर्मी वेटरन्स मौजूद हैं जो इस सब पर बड़ी बड़ी बारीक निगाहें रख रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली जो कुछ कहा सुनी में बातचीत में है उसमें कितना सार है, कितना नीर है और कितना क्षीर है। हमारे साथ दीपक बोरा सर, वो आपको वहां मौजूद दिखाई दे रहे हैं और अपनी बेबाक राय के लिए खास तौर से वो जाने जाते हैं। जेके त्रिपाठी सर उनके बिल्कुल बगल में मौजूद, हमारे साथ पीके घोष सर मौजूद हैं, नेवल ऑफिसर एकेडमिशियन। हमारे साथ रविंदर सचदेवा सर मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव सरदाना सर नेवल ऑफिसर मौजूद हैं और इसके अलावा कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और हमारे साथ ये प्यारी सी ऑडियंस भी जुड़ी हुई है। भारतीय सेना ने तवांग में जो शौर्य दिखाया है, वो शौर्य जिसने पहले गलवान में गिराया और फिर तवांग में तोड़ा, उस शौर्य के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आइए अब इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बहुत सारी चीजें इस दौरान तवांग की इस घटना के बाद कही कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं और देखिए ये कितना चिंता का सबब है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां ऐसा लग रहा है कि जो स्टेटस को है वो बदलने की कोशिश है। जहां तक हम पेट्रोलिंग कर पा रहे थे, क्या वहां तक हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि देपसांग और देमचौक में क्या स्थिति है ये बताया जाना चाहिए। मांग तो उन्होंने ये भी रख दी कि असल में एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन ले जाकर इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। ये सारी बातें आपने सुनी। असदुद्दीन ओवैसी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसके अलावा भी कुछ रह गया है क्या, क्योंकि उसके साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कुछ और जोड़ना चाहते हैं आप? नहीं, आप शुरू करिए, चर्चा शुरू करिए। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें जिनकी तरफ आप ध्यान खींचना चाहते हैं इस देश का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, आर्मी वेटरन्स का, वो 3 चीजें क्या है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप देने में इस मसले में नाकाम साबित हुई है। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को लीडरशिप दिखाना है और ये सरकार जो है आर्मी के पीछे अपने आप को छुपाती है। कोई सवाल नहीं उठा रहा है सेना की बहादुरी पर, उनकी कुर्बानी पर, उनकी मेहनत के ऊपर। सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर उठ रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2017 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि डोकलाम में कुछ नहीं हुआ है। आज डोकलाम में चीन मुस्तकिल तौर पर बैठा है, परमानेंट बैठा है। बल्कि आज पूनम पांडे एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है जिसमें चीन ब्रिज बना रहा है और अगर ब्रिज बनाएगा वो चीन तो सिलीगुड़ कॉरिडोर तक पहुंच सकता है। दूसरी बात यह कि देश के प्रधानमंत्री गलवान हुआ तो कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। भाई आज क्या 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेमसाक और डेमचौक में चीन नहीं बैठा है? और अगर हम इस तरह खामोश बैठेंगे तो फिर हम तो सियाचन को खो देंगे। तीसरी बात यह है कि जो 14-15 राउंड की बातचीत चीन से हुई है, क्या हम स्टेटस को एंटो रेस्टोर किए हैं? गलवान से पहले जो हुआ था नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम लोग बफर जोन बना चुके हैं, बफर जोन बना चुके हैं, चाहे वो गोगरा हो, चाहे वो पोंगसोंगसू लेक हो। और फिर अरुणाचल प्रदेश में जो 9 की घटना हुई है, सरकार पार्लियामेंटरी नहीं बोलती है पार्लियामेंट को। एक जर्नलिस्ट उसको लिखता है तब जाकर आप पार्लियामेंट में आकर कहते हैं। क्यों नहीं देश को बताना चाहते आप? 5वीं बात यह है कि बर्तानिया का, इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार एक आर्मी के सोर्स को कोट करके कहता है कि ये तो महीने में 2 मरतबा इस तरह की क्लैश होती है पिछले 2 साल से, उस पर भी सरकार कुछ नहीं कहती है। तो ये पॉलिटिकल नहीं सुनिए एक मिनट, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल है। अब आप मेरे को बताइए कि इतना सब हो रहा है चीन के साथ, हमारा ट्रेड डेफिसिट मालूम आपको कितना है? हम चीन से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं? चीन से हम लोग 2020-21 में $65.21 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है, $21 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। अब आप आ जाइए 2020-21-22 में 94.57 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट कर रहे हैं चीन से हम। और सरकार क्या कहते हैं, हमने टिकटॉक को बैन कर दिया। इस साल जो इंपोर्ट हुआ है $60.27 बिलियन का, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट 73। यार ये तो हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है चीन और इसे सरकार ट्रेड डेफिसिट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। बंद करिए ना। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि एक बड़ा ट्रेड इंबैलेंस दिखाई देता है और उसके बावजूद ये दिखाई देता है उनके मुताबिक
नहीं, ये क्या? देखिए, ये जो मैंने, एक मिनट, मैं जो कोट किया हूं फिगर्स, ये पार्लियामेंट में सरकार ने दिए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं फैक्ट्स कोट कर रहा हूं और मैं इनको सामने रखते हुए ये जानना चाहता हूं। अब ये जरा समझिए कि क्या ये पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से है या चाइना की फितरत। वो जो कह रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से, मैं आगे आपको ग्राफिक्स में ये भी दिखाऊंगा कि क्या ये पिछले 2-3 सालों से है या हर साल का ये मामला है और चाइना की फितरत है। चाइना की फितरत या पॉलिटिकल लीडरशिप पर सवाल। आइए इस पर क्विक कमेंट लेते हैं अपने जनरल से। सर देखो, ये सच्चाई है दिनेश की, जो भारत की फौज जो डिप्लॉय है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बिल्कुल अलर्ट है, अलाइव है। और जब कोई भी सर मामला ये है, चाइना की फितरत, उसकी वजह से हम देखते हैं हर साल कम से कम 100 और अधिक से अधिक तो हमने 400 तक देखा है किस तरीके की छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ उंगली उठाई जानी चाहिए, चाइना की फितरत है। सर मैं आपके पास लौटता हूं, विशंबर सर। देखिए, जब भी आप चाइना और पाकिस्तान LAC LC को लेकर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी बात करेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेगा, वोट बैंक है, लेकिन देश का नुकसान होगा। देश का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर्स हैं, उनको डिफेंस एंड सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो जिनकी जिम्मेवारी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर की है कि चाइना नहीं घुसेगा, जिम्मेवारी ईस्टर्न आर्मी कमांडर की है वो नहीं घुसेगा, जिम्मेवारी सेंट्रल आर्मी कमांडर, वो 3 आर्मी कमांडर्स हैं। नहीं सर, ये तो मसला ही अलग है। ये फेजेस है इसको देश को। क्या ये अभी होने लगा पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से होने लगा या ये चाइना की फितरत रही? देखिए, ये बिल्कुल साफ क्लियर है कि ये चाइना की फितरत है। इसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ आप आंख इसको नहीं डाल सकते हैं। अगर आप 1962 से देखेंगे और अभी 2022 तक आप देखेंगे कि हर एक 1.5-2 साल के बाद चाइना LAC पे कोई ना कोई हरकत करता है। ये 2 साल से नहीं हो रहा है, ये 3 साल से नहीं हो रहा है, ये कई सालों से हो रहा है। और इसकी वजह क्या है, ये एक्चुअली जानना बहुत जरूरी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, अब देखिए वहां कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, चाइना बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तैनातियां कर रहा है, ये किससे छिपा हुआ है? उन जगहों पर जहां वो पेट्रोलिंग करने शायद आता था, अब पेट्रोलिंग करने के बाद लौटने की बजाय उन जगहों पर अपनी नियत रख रहा है। क्या ये बातें इसको कोई नजरअंदाज कर सकता है? सर बहुत जल्दी से। जी बिल्कुल नहीं नजरअंदाज किया जा सकता। ये हमारी अपनी लैंड है, इसके बीच में काफी पहले इसके ऊपर फैसला लिया जाना चाहिए था। ये पॉलिटिकल सिनेरियो की एक जिम्मेदारी बनती है, जिनको एक हमें फौजों को एक बिल्कुल क्लियर डिमार्केटेड बॉर्डर देना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद हम लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बाउंड्री पे, ग्राउंड पे सिचुएशन अवेलेबल नहीं है कि किस जगह पे हमारा बॉर्डर है, किस जगह पे चाइना का बॉर्डर है। और इसी चीज़ को बार बार देखने को मिलता है हर साल। अगर भी हर साल देखें कि इसी तरह की झड़पें चलती रहती हैं। ओवैसी साहब से मेरी दरखास्त है कि स्पेसिफिक डिटेल्स की बात करेंगे। जैसे उन्होंने अभी बोला कि पेंगैंग त्सो में स्टेटस को क्यों नहीं हुआ, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं पेंगैंग त्सो में स्टेटस को है। आप गलत बोल रहे हैं, नहीं है। अब आ गई बात ब्रिज की, उन्होंने, मैं अब स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं। अब हम ब्रिज जो पेंगैंग त्सो से आगे उन्होंने बनाया है, उनका अपना एरिया है, आज से नहीं है, 70 साल से है। मैं वो ब्रिज की बात नहीं कर ये हम क्लेम करते हैं, वो हमारा एरिया क्लेम्ड है। देखिए आप सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं ब्रिज की, मैं आपको कोट कर रहा हूं डोकलाम के ब्रिज की। चलिए कोई बात नहीं। और आप एक मिनट सर, आप मुझे आप इजाजत देंगे सर? आप इजाजत दें सर। आप पोंग सोंग सू लेक की बात कर रहे हैं, क्या आज हम वहां पर उसी जगह पर स्टेटस को एंटी रेस्टोर कर चुके हैं? आप देश को आश्वासन दे रहे हैं 2020 से पहले गलवान हुआ, क्या स्टेटस को एंटी रेस्टोर? आप गलवान नहीं, एक मिनट, नहीं, आप एक एक कर करिए, आप एक एक कर। आप पेंगैंग त्सो की बात कर रहे हैं, मेरी बटालियन वहां है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। आप और बड़ी अथॉरिटी से बता रहा हूं। क्या बता? वो अगर पहले फिंगर 5 पर थे, आज वो फिंगर 8 से पीछे हैं। और ये मेरी इंडियन आर्मी की काबिलियत है, ये मेरे नेगोशिएशन की काबिलियत है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप इंडियन आर्मी के ऊपर ऐसे आसानी से नहीं बोल पाएंगे। आप एक चीज लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, कर लीजिए यहाँ पे जरूर इन फैक्ट्स पर जब बात हो रही है, मैं एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार ये बात कही है कि भारतीय सेना के शौर्य को सलाम, उनके पराक्रम को सलाम। और यही ये, एक सेकंड सर, ये जो किस बात का,
पेंगैंगसो के ऊपर अगर आप बोलते हो कि स्टेटस को नहीं है तो ये मेरी इंडियन आर्मी की प्रॉब्लम है। आई विल नॉट एक्सेप्ट द कमेंट ऑन ये भी ये क्या बड़ा थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है क्या, कि कहां पर पॉलिटिक्स खत्म होती है, कहां से सेना की बात शुरू होती है और कहां सेना की बात उठाई जा रही है और एक्चुअली उसमें पॉलिटिक्स देख ली जाती है। असद भाई यहां बुलाना चाहूंगा मैं आपको, जरा इस बॉल की तरफ आइए, मैं आपके पास लौटता हूं। एक सेकेंड, आप बोल रहे हैं ना, आपको 9 तारीख के बाद आज कैसे याद आया? जब आपने एक लाइन बोली, आप शौर्य की बात कर रहे हैं, आपने एक लाइन बोली कि यस मेरे इंडियन आर्मी ने आपको निकाल कर खदेड़ दिया, डंडे मारे। ये तो लगातार बात हो रही है। एक सेकंड सर, मैं इसको लिखा भी देता हूं। आप जो कह रहे हैं उसका एलैबोरेशन इंडियन आर्मी के लिए आप ऐसे बोल जाए सर, आप जवाब दीजिएगा इनकी बातों का, लेकिन एक वीडियो दिखाने के बाद देखता हूं वीडियो, मैं जवाब देता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार भारत की सेना को इजाजत देगी तो हम डेमचौक और डेमसांग से भी चीन को उखाड़कर फेंक सकते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना है और आर्मी सुनती है पॉलिटिकल लीडरशिप को संविधान के तहत, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमने गैर जरूरी वहां पर बफर जोन क्रिएट किया है, इसके सैटेलाइट इमेजेस हैं, स्टेटस को एंटी रेस्टोर नहीं हुआ है। मैं आपकी बहादुरी पर कोई भारत का कोई नागरिक नहीं उठा रहा उंगली, मैं नरेंद्र मोदी की बहादुरी पर सवाल उठा रहा हूं, उनकी सरकार पर। हमारे 20 जवान मर गए, सुनिए मेरी बात, और आप जो है बाली में जाकर चीन के प्रीमियर से उठकर मिलते हैं। सर उस पर मैं डिप्लोमेट के पास जाऊंगा। सुनिए बाबू बहादुरी, मैं डिप्लोमेट, जो 20 लोग मर गए वो क्या हुआ? मैं डिप्लोमेट के पास हाथ मिलाने के बाद फिर ये क्लैश होता है 9 तारीख का। आइए असद भाई, अब तो आपने अपनी बात कह दी है, लेकिन वो शौर्य कोई सवाल उठा रहा है क्या? जरा ये वीडियो, एक सेकंड सर, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं और जाहिर है मिलिट्री। सर इस तरफ आ जाइए प्लीज, यहां पर। और जरा आप ये देखिए ये वीडियो, हालांकि इस वीडियो के बारे में कई बातें भी कही गई, लेकिन ये वीडियो ये स्थापित करता है कि भारतीय सेना के सामने जब ये लिटिल एम्परर्स आते हैं तो उनका हाल क्या होता है। जरा वो वीडियो देखिए और यहां देखिए हिंदुस्तान की आर्मी ने उनका क्या हाल किया है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि गलवान में गिराया और तवांग में तोड़ा है, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। और ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि पॉलिटिकल बैकिंग साथ में है, तो ये दिखाई दे रहा है। इससे कोई मतांतर कैसे और क्यों कर सकता है असद भाई? नहीं देखिए, आप गैर जरूरी के आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भारत की आर्मी की, बिल्कुल नहीं बताना चाह रहा हूं, आपने लगातार ये बात कही है। ये 2021 का वीडियो है, 2021 का है, मानते हैं ना आप ये बताइए ये वीडियो दिखा क्या रहा है? देखिए इसमें बहादुरी दिख रही है, हमेशा बहादुरी दिखी है। पॉलिटिकल लीडरशिप को हम ये सवाल कर रहे हैं कि जब 9 तारीख का वाकया हुआ, आप 13 को आकर पार्लियामेंट बताते हैं, और जहां पर यांगसी में जो ये वाकया हुआ है, 17,000 फीट नीचे से ऊपर चीन की आर्मी आती है, इतनी हिम्मत करती है। और सुनिए, यही आप पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए। डेमचौक में, डेमसांग में 2100 माइल का एलएसी है। भारत के प्रधानमंत्री आखिरी मर्तबा चीन का कब नाम लिए थे बताइए? पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखाना है, पॉलिटिकल लीडरशिप को राह दिखाना, जो नहीं दिखा पा रहे आप। ये इससे क्या हासिल होने वाला है? आप लगातार इस बात के पीछे कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया? बिल्कुल नहीं ले रहे। कहां पर हाथ मिलाना है और कहां पर नाम नहीं लेना है, ये तो डिप्लोमेसी का तकाजा है ना। डिप्लोमेसी है कि हमारी जमीन पर डेमसांग में 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन बैठा हुआ है और वन साइडेड ट्रेड डिफिसिट है। ये जो आप बात कर रहे हैं, एक सेकंड, खास तौर से घुसपैठ के मामले में मैं चाहूंगा वो ग्राफिक्स यहां पर फायर कीजिए। मैं घुसपैठ के बारे में भी असद ये कह रहे हैं कि पिछले 1-2 सालों से ये बहुत बढ़ा है। मैं जरा ये भी देखना चाहता हूं, देखिए जरा चीन की घुसपैठ कब सर ये दिखा दूं, आपका जवाब देता हूं। दिनेश भाई, टेलीग्राफ इंग्लैंड के अखबार में आर्मी सोर्स को कोट कर रहा है, हर महीने में 2 इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, 2 साल में, हर महीने। देख लीजिए। अरे वो अब कौन बोल सच है बताइए? नहीं एक सेकंड, ये तो देख लीजिए। 2006 265, 7 140, 8 280, 9 270, 2010 228, 11 213, 12 426। 2013 के बाद से मैं आपको ले आ रहा हूं 2019 तक, और देखिए 411, 460, 290, 273, 426, 326, 463। ये जो कुल मिलाकर दिखाई दे रहा है, इसका एवरेज आप निकालिए। ये क्यों कहा जाए कि अभी दिखाई दे रहा हो? इसीलिए मैं कह रहा हूं, यहां चाइना की फितरत को क्यों ना कटघरे में खड़ा किया जाए, अपने देश में लोगों के ऊपर सवाल क्यों उठाए जाएं? असद, हम यही चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री डिबेट कराए ना,
क्यों नहीं डिबेट करना चाहते आप? अगर आप बोलेंगे देश की सुरक्षा का मतलब पार्लियामेंट के रूल्स है, इन कैमरा करवाइए। इन कैमरा नहीं करना तो अपोजिशन लीडर्स को प्रधानमंत्री बुलाकर सुने हमको बात। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, आइए मैं आपको ले चलता हूं। आप जो ये कह रहे हैं 1967 से लेकर आज तक ये घुसपैठें टाइम एंड अगेन देखी गई हैं। क्या हर एक पॉलिटिकल लीडरशिप पर उंगली उठा देना ये ठीक रहेगा? क्या ये बातें ये इंडिकेट नहीं कर रही हैं कि इसमें चाइना जिम्मेदार है? चाइना की जो विस्तारवाद की नीति है वो जिम्मेदार है। चाइना तो जब से इनका जो नया लीडर तीसरी मर्तबा बना है वो और एग्रेसिव हो चुके हैं। इंडो पैसिफिक का फ्लैश पॉइंट का हिमालयस ना बन जाए, हम ये बता रहे हैं आपको। आइए इस पे मैं टिप्पणी लेता हूं। और एक बात सुनिए, क्या हमने अमेरिका से 2 UAVs अमेरिका से लीज पर नहीं लिए? इस 2020 के बाद हमने लिए, उसका हमने दोबारा रिन्यू किया। अब मैं बोलूं कहां से बैठकर UAV इस्तेमाल हो रहे हैं? अब ये जब मुझे मालूम तो देश को क्यों नहीं मालूम हो सकता? पार्लियामेंट को क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं तवांग स्पेसिफिक घटना के बाद क्या असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से ये तारीफ निकलनी चाहिए थी कि देखिए किस तरीके से धक्के लगे? सर मैं आता हूं। देखिए आप गलत कह रहे हैं। मैं कभी भी किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बहादुरी पर मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं पैदा होगी। मैं यहां पर सवाल उठा रहा हूं नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर। बात तो मैं खुद मानता हूं, वो नहीं दिखा, कहीं पर नहीं कहा, वो नहीं दिखा रहे, वो नहीं दिखा रहे। नहीं, मैं अब एक बात जानना चाहता हूं, क्या इसमें बड़ी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है? आ रहा हूं सर आपके इशारे देकर। थोड़ा मेरे को टाइम देना। दिनेश, पिछली बार आपने काटा। मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सर्व कर चुका हूं, चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर का भी। और आप तो यहाँ यांकी पोस्ट में भी रहे हैं। हाँ, यांग से। मैं ये बताने सोचता हूं, जो ये नंबर दिखा रहे हैं कि ये इंट्रूजन हुए हैं, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो डिमार्क नहीं है ग्राउंड पे, और वो वाटरशेड प्रिंसिपल पे बैकबोन लाइन। अब हम दिखा रहे हैं कि 463 चीन ने किए हैं, और चीन दिखाता होगा भारत ने किए हैं। क्योंकि डिमार्केशन नहीं है तो जो पेट्रोल पार्टी है अपने अपने क्लेम लाइन तक जाती है। तो ये समझना चाहिए कोई इंट्रूजन नहीं है। यस, जो 9 दिसंबर को था वो यांगसे पोस्ट में वो जो नफरी लेके आए थे 300 की, वो अनयूजुअल थी, वो पेट्रोल नहीं थी, मगर भारत की फौज वहां पर चौकन्नी थी और हमारे 50 सैनिकों ने उनको मुंह मोड़ जवाब दिया और पीछे मुड़ के जाना पड़ा। ये समझने की कोशिश करो। SCO की बैठक में तो नहीं मिले थे क्या? और यहाँ पर चीन का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? बहुत जल्दी। देखिए, 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं समझ पाता कि जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो क्यों ऐसा करता है कि जब देखिए जब पाकिस्तान, जब हमारा वो होता है कश्मीर में जब मामला होता है तो आप कहते हैं कि नहीं मोदी सरकार की फेलियर है, और जब बालाकोट होता है तो आप कहते हैं कि नहीं मोदी सरकार का इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ आर्मी की बात है। ये दोहरापन हुआ कि नहीं विपक्ष का? 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। 2001 में जब हमला हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क में, तो मैं वहीं पे था और उनके पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही थी। सर, लोग जॉर्ज बुश को पसंद नहीं करते थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन दोनों पार्टीज बोली आज अमेरिका पे हमला हुआ है, आज हम सब प्रेसिडेंट के समर्थक हैं। 2015 में फ्रांस में हमला हुआ था, नवंबर में, कुदरती मैं वहाँ था, पड़ा हुआ हूँ। फ्रांसवा हॉलैंड जो समय राष्ट्रपति थे बहुत अनपॉपुलर थे, लेकिन उनकी नेशनल असेंबली बोली टुडे वी आर ऑल विद द प्रेसिडेंट, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। सर, हम चाहते हैं कि जब देश पे आपत्ति आती है पॉलिटिकल अफेयर्स को अलग रखिए, लेट्स यूनाइट बिहाइंड द गवर्नमेंट। ऐसे वक्त में जब संसद चल रही है रॉबिन सचदेव सर, ऐसे वक्त में ऑपोजिशन अगर सरकार की तरफ सवाल उठाता है मसलों को लेकर जो गंभीर मसले हैं, तो क्या उसको सिर्फ ये कह देना चाहिए कि पॉलिटिक्स हो रही है? मेरे विचार से नहीं। आई थिंक किसी भी फंक्शनल स्ट्रांग डेमोक्रेसी का कोर एलिमेंट होता है ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन को सरकार से क्वेश्चन करने का राइट है और डिस्कशन होनी चाहिए। वो बात अलग है वो डिस्कशन कितनी पब्लिक हो या ठीक है नहीं, लेकिन अब जब ये डिस्कशन की बात होती है, एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको। रक्षा मंत्री का ये बयान पढ़कर सुनाता हूं जो उन्होंने संसद में दिया। भारतीय जवानों ने चीनी पक्ष का दृढ़ता के साथ जवाब दिया और हमारी जमीन पर अतिक्रमण करने से रोका। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें कुछ सैनिकों को चोटें आई। हालांकि कोई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है और कोई सैनिक शहीद भी नहीं हुआ है। इस बयान के तथ्य से आपत्ति क्यों होनी चाहिए और इस टाइम का इंतजार क्यों नहीं होना चाहिए जब माकूल वक्त हो सवाल उठाने के लिए? सर देखिए, जब इतनी बड़ी बात देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दी है तो आई थिंक बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए इस बात को। लेकिन अब मैं असद के पास जाना चाहता हूं। असद साहब, आपको ये जो बात कही गई है रक्षा मंत्री की तरफ से संसद में, इसके किस फैक्ट से आपको आपत्ति? पहली ये है कि 9 तारीख को ये वाकया होता है, फ्लैग मीटिंग भी हो जाती है, पार्लियामेंट चल रहा है और पार्लियामेंट को
इत्तला नहीं देते, और पार्लियामेंट को, देश को कब मालूम होता है? जब एक जर्नलिस्ट ट्रिब्यून में और हिंदू में विजेता सिंह नामी एक मशहूर सहाफ़ी लिखती है, देश को मालूम होता है। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो पार्लियामेंट को बताना चाहिए, आप नहीं बताते। 1962 की चीन की जंग चल रही थी, क्या पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई चीन के ऊपर? नहीं, लेकिन एक बात सर एक मिनट, पार्लियामेंट को नहीं बहस हुई? पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं? मेरा काम सरकार से क्वेश्चन करना है, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई, मैं नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल लीडरशिप पे सवाल उठा रहा हूं तो क्या देश बड़ा है या नरेंद्र मोदी बड़ा है? असदुद्दीन, सुनिए मेरे, आप लोग इस तरह सर आप मुझे नहीं रोकेंगे, मुझे बोलने दीजिए। आप फिर रुक जाइए, आपको इलेक्शन लड़ना होगा, लड़िए आप इलेक्शन। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल गलत बात है। तीसरी बात ये, आप बालाकोट की बात कर रहे हैं। बालाकोट के वक्त असदुद्दीन स्टेटमेंट देखिए। मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक का, सुनिए सर, सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक का वेलकम करने वाला पहला अपोजिशन लीडर हूं। सुनिए, जब चीन ये हमले कर रहा है जमीन के ऊपर, तो सरकार से नहीं पूछेंगे हम? सरकार से नहीं पूछेंगे? हाँ, डेमचौक, अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, चलिए मैं झूठा हूं, मुझे झूठा साबित कर दीजिए। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर जाइए डेमचौक को, मैं चलने तैयार। अरे आप क्यों नहीं जा रहे? आप डेलीगेशन क्यों मांग रहे हैं? आप लेके जाइए, आपको रोका है? लेके जाइए, आप जाइए, आप लेके जाइए। 9 तारीख से पहले लेके जाइए मुझे, गाड़ी लीजिए, जाइए। क्या बात कर रहे हैं? लेके जाइए। इनका रिपोर्ट गया है। देखिए सरकार, आप बीजेपी का एजेंडा लेकर आए, सुनिए मेरी बात, मैं जाने तैयार हूँ, मैं जाने तैयार हूँ। सरकार अपोजिशन जाने तैयार, लेके जाइए। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी बात कहिएगा, वरना यहाँ शोर में बातें खो जाएंगी। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, एक सेकंड। मैं शुरू से 9 तारीख की बात आप कह रहे हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि डेमचौक और डेमसाक में प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। फिर 15 राउंड क्या बातचीत हुई है? 15 राउंड क्या बातचीत हुई है? और मेरी समझ जो है वो मैं आपको बताता हूँ, आप बताइएगा अगर ये गलत है तो। एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिए। आज भी हम कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पूरे ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाइए, दिखाइए हमको। एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक तथ्य रखता हूँ, अगर आर्मी वेटरन्स उससे सहमत है तो बताएंगे। एक डिफाइंड टेरिटरी है इंडिया की, डिफाइंड टेरिटरी के अलावा एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसमें परसेप्शन का डिफरेंस है। उस परसेप्शन के डिफरेंस वाली जगह पर कौन कब आ गया और उसको लेकर किसको क्या लगा, इसका मसला है। मसला इस बात का नहीं है कि हमारी जो डिफाइंड टेरिटरी है उसमें कोई आ गया, इसको लेकर कहीं कोई शक सुबह है क्या? आप ये जरा समझना चाहता हूं सिवाज सर। देखो दिनेश, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो 2020 के बाद जिस प्रकार से चीन के 3 फ्रिक्शन पॉइंट पर आया था, नॉर्थ और साउथ पैंगोंग और उसके बाद हॉट स्प्रिंग और गोगरा, यहां से चीन के साथ बातचीत होके डिसएंगेजमेंट हो गई है। अब रह गया है डेप्सांग और डेमचौक। ये 2020 के नहीं हैं, ये 2013 के हैं, ये समझना चाहिए। जो कहा जा रहा है कि देखिए 9 तारीख का इंसिडेंट है, रात 2 बजे का, उसके बाद क्या इसमें चीजें, देखिए सरकार को जानकारियां भी इकट्ठी करनी है, उसके बाद पार्लियामेंट में इसको लेकर जब जवाब देना है तो जाहिर है कि एक बात का ख्याल रखना है, आर्मी की तरफ से प्रेस रिलीज आ गई थी, 2 दिन का पार्लियामेंट में अवकाश भी था और उसके बाद रक्षा मंत्री आए और उन्होंने ये बात कही। क्या इस टाइमिंग को लेकर बयान कब दिया जाना चाहिए था, इसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज दिखाई देते हैं, खासतौर से उन लोगों को जो जानते हैं कि आर्मी फंक्शन कैसे करती है। जनरल विशंबर दयाल, देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे आपको कहा, मैं यहाँ पॉलिटिकल मुद्दे को नहीं सॉल्व कर सकता। ये पॉलिटिशियंस का मामला है। मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ भाई, मैं पुराना फौजी हूँ, एक बात। दूसरी बात ये, देखिए आपको जो बात समझनी पड़ेगी वो ये है कि एक बात देश को माननी पड़ेगी कि जिस प्लेटफॉर्म से हम चाइना का फौज मुकाबला करती है, फौज अगर हमारे और चाइना के LAC पर संबंध अच्छे नहीं हैं और अगर हमारे वो जवान को मार सकता है, तो मेरा मानना ये है, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मेरा मानना बहुत स्ट्रांग ये है कि पूरा देश एक होना चाहिए। पूरा देश का वेट व्हेन आई से पूरा देश, मतलब पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री। और पॉलिटिकल का मतलब ये है कि बहिष्कार करो ना। आपने कहा भाई हम चाहे पाकिस्तान अपनी जगह पे आ गया ना, आपने पाकिस्तान से पिछले 7 साल में सब रिश्ते खत्म कर दिए। मेरा मानना यह है भूखे मरो, दोबारा अपनी खिड़की बनाओ, अपने दरवाजे बनाओ, ये स्टील जो चाइना से लाना बंद करो यार, आप बंद करो, चाइना वापस जाएगा। भारतीय सेना, देखिए मैं एक और बात सुनो, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 2014 के बाद भारतीय सेना ये बन गई, ये बन, भाई साहब
जनरल वीके भी तो ईस्टर्न आर्मी कमांडर रहे हैं, बुला लो, उनसे पहले चीफ भी तो है। भारतीय सेना 1962 में जो हुआ उसके बाद चाइना को 1962 से आज तक वही कार्रवाई करती है जो 62 में की थी। हमारा जवान डरता नहीं है। वो पॉलिटिक्स हो, वो डिप्लोमेट के तौर पर लोग हों, डिप्लोमेसी हो हिंदुस्तान की, या आर्मी हो, सारे नजरिए और सारे परसेप्शन एक होने चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? कौन देश जब जमीन का मामला तो देश एक कहां नहीं है? बिल्कुल देश एक है। कौन नहीं है? बिल्कुल है। क्यों नहीं है? बिल्कुल टाइमिंग गलत है सवाल पूछने की। देखिए प्रॉब्लम ये है ना, क्या सुनिए, अगर कोई डिक्टेटर बन चुका है और वो चाहेगा कि मैं भारत बन चुका हूं, तुम मुझ पे सवाल नहीं कर सकते, तो फिर जमहूरियत कहां रहेगी? एक बात सुनिए, देश पूरा एक है। हम प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि यहां बैठकर हम चीन के बारे में बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर सकते भाई? असद एक बात, अगर यहां पर बात हो रही है तो पार्लियामेंट किस लिए है? आपको किस लिए, सुनिए, किस लिए मुझे वोट डाला गया है? कि मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कव्वाली करूं, जाकर थाली मारूं, या हर जगह विरोध करूं? नहीं, विरोध करना मेरा राइट है, मगर हम जब यहां बैठकर बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हर जगह हर समय विरोध ठीक है क्या? सर, विरोध नहीं हो रहा है, ना फौज का विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर। आप पार्लियामेंट में कही हुई बातों पे तो यकीन नहीं करते आप। एक बात सुनिए, आज आपने सुन लिया हुकुम, आप ऑर्डर दीजिए आर्मी को, डेमचौक खाली हो जाएगा। कैलाश रेंज खूब छोड़ा हमने। एक बात शांति से पूछता हूं, एक शांति से कह रहा हूं, मुझे तकलीफ इस बात की है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को जो करेज दिखाना चाहिए था आप नहीं दिखा रहे। एक बड़ा विनम्र सबमिशन है आपके सामने, ये बताइए, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर आर्मी है, इस बात का एहतराम अमेरिका करता है। अक्टूबर के महीने में उन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजिक नहीं मानता मैं स्ट्रैटेजिक अफेयर के संदर्भ में अमेरिका में आप मानते हो? आप दुनिया की दिनेश भाई सबसे बड़ी नेवी है, सुनिए, अमेरिका करता है। दिनेश भाई आप बैठकर इन लोगों की तौहीन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल तौहीन नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। अमेरिका का हवाला लेकर आपसे एक बात पूछ रहा हूं, कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी ताकतों में एक चाइना को शुमार माना जाता है। एक सेकंड, नहीं मानता। क्या उसको इस जगह पर यूं रोक देना? बिल्कुल रोकना। क्या आप इस गवर्नमेंट को और इस समय सेना की इस बिल को उसकी तारीफ नहीं करना चाहते? मैं नहीं मानता चाइना की इस बात को, मैं नहीं मानता इस बात को, हरगिज नहीं मानता। क्या आप समझ रहे हैं हम लोग कमजोर है, हमारी फौज, हमारी तो यहाँ ये बात कही गई कि ये सबको एक होना चाहिए, वो एक का क्यों नहीं है? एक देखिए, आप इस तरह का सवाल करके चीन को बड़ा ऊंचा दिखा रहे हैं। अरे भाड़ में जाए, एक का पूछ रहा हूं मैं, अरे एक का क्यों नहीं है? दुश्मन के खिलाफ एक का क्यों नहीं? पूरा मुल्क एक है, ट्रेड मैं ही कर रहा हूं। ये जो मैं जो ट्रेड बता रहा हूं आपको, कितना ट्रेड हम लोग किए साल, सुनो आप, 50-60 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट हो रहा है चीन से। कौन मोहब्बत कर रहा है देश से? बताइए आप पार्लियामेंट में आप सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कि देश एक है, प्रधानमंत्री के साथ है। हम सिर्फ प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि सर पार्लियामेंट में डिबेट करवाइए, आप चीन को निकालने का ऑर्डर फौज को दीजिए। मैं ये समझ लूं, वो स्ट्रक्चर्स दिखाइए जिनको लेकर, असद मैं चाहूंगा आप प्लीज यहां पर आ जाएं, क्योंकि आप इसको लेकर सवाल प्लीज, ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं और ये जब चिंता का सबब बनते हैं, मैं अपने आर्मी जनरल्स के पास भी आऊंगा, इनको लेकर फिर चिंता क्यों होती है? अगर सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हमको चिंता होनी चाहिए, तो फिर ये क्या है? ये क्या दिखाई देता है? ये तो खैर शिगात्से आप देख रहे हैं, शिगात्से में तैयारी दे रहे हैं 11 तारीख की। 11 तारीख को ये वहां पर डिप्लॉयमेंट था, इस तरीके से वहां फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे थे, ड्रोन्स दिखाई दे रहे थे, और साथ में मैं आपसे ये भी इसका नेक्स्ट दिखाइए, ये शिगात्से एयरपोर्ट है, एयरबेस है जो चाइना के, चाइना का, और ये 9 तारीख की घटना के बाद, चाइना का है ना ये, बिल्कुल बस 9 तारीख की घटना के बाद जो डिप्लॉयमेंट यहां पर दिखाई दिया, अगर वहां पर ये साजिश, मतलब यहां पर अचानक पेट्रोलिंग करते हुए इंडिया और चाइना के सैनिक सामने आ गए थे, ऐसा नहीं है। ये दिखाई दे रहा है कि पहले से पूरी तैयारी थी, मतलब कंसर्न है, वो कंसर्न उतना ही है जिस दुश्मन को उसकी तैयारियां देखकर हमको होना चाहिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि पिछले 7-8 सालों में बॉर्डर के अलोंग यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हिंदुस्तान ने तेजी से बढ़ाया है। तो क्या इन दोनों बातों को देखते हुए देखना चाहिए कि हम तैयार हैं, या असल में इसमें भी कहीं कोई कमजोरी दिखाई देती है, और फिर वहीं पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ सवाल जाते हैं? देखिए दिनेश, मैं इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट था, 34 साल तक फाइटर विमान उड़ाया, और मैंने MiG-23 उड़ाया। देखिए पॉलिटिकल बात नहीं है, कई बार गलती की गुंजाइश होती है,
बच्चे यहाँ बैठे हैं, सब बच्चे देश प्रेमी हैं। मैं भी एज ए यंग ऑफिसर एक बार गलती से पाकिस्तान में 10 सेकंड के लिए घुस गया था, लेकिन पीछे तालियां ये बज रही हैं कि गलती से क्यों घुस गए थे। वो गलती नहीं थी, ये तो स्वागत कर रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि ऐसे टाइम पर क्या होता है कि डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है, उभय पक्ष एक दूसरे के एम्बेसडर के साथ मिलता है, विदेश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, विदेश मंत्रालय उनके एम्बेसडर को बुलाकर कॉफी पिलाकर बातचीत करता है और दोनों तरफ मान जाते हैं कि अगली बार से हम ऐसा गुंजाइश नहीं होने देंगे। देखिए, आप बता रहे थे 200 बार इंट्रूजन, 300 बार इंट्रूजन। हर इंट्रूजन सीरियस नहीं होता, हर इंट्रूजन जो है वो जानबूझकर डेलिबरेटली दुश्मन को तंग करने के लिए नहीं किया जाता। कई बार ऐसा होता है कि मुझे आदेश मिला है कि आप बॉर्डर के 5 किलोमीटर तक अंदर जाके चक्कर लगा के आ जाइए। नहीं, मैं तो ये आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन अब तैयारियों के संदर्भ में बात हो रही है तो हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। तवांग पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल जिसमें यहां से गए हुए रिपोर्टर्स आपको बता रहे हैं कि वहां क्या हुआ है हिंदुस्तान की तैयारियों के संदर्भ में। बहुत जल्दी से जरा ये देखिए, ये रिपोर्टिंग पीस देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने खुद फील किया है यहां पर आकर कि वाकई एलएसी के बिल्कुल नजदीक तक रोड स्पेशली, ब्रिजेज स्पेशली बहुत काम हुआ है इन पे। डेटा अगर मैं देना चाहूं आपको तो मैं बता दूं आपको कि जो 2014 से 2020 तक करीब 6-7 सालों का डेटा यह कहता है कि बीआरओ ने एलएसी के आसपास करीब 4800 किलोमीटर की रोड बनाई है, जो बहुत अहम है। उसमें कुछ ऐसे ब्रिजेस हैं जिन पर T90 भीष्म टैंक तक जा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। और दरबुक शोक, दौलत बेग ओल्डी, वो भी आप जानते हैं हिंदुस्तान ने कैसा काम किया। इन कामों के लिए तो क्रेडिट देना होगा ना असदुद्दीन ओवैसी। हर सरकार को करना चाहिए, बीआरओस का हर सरकार को करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर चीन वहां पर ऑल वेदर रोड बना रहा है तो हमको ही बनाना चाहिए। अगर चीन के सिपाही परमानेंट स्ट्रक्चर्स में सब जीरो टेम्परेचर में बैठे हैं तो हमारे सिपाहियों को मिलना चाहिए। अगर चीन उनके सिपाहियों को पूरा कपड़ा दे रहा है तो हमको अमेरिका से लेकर नहीं देना चाहिए था 2020 में। हमको यूएवीज मैन्युफैक्चर करना चाहिए। सुनिए, देखिए, इसे हर सरकार को करना है। बीआरओ का काम चल रहा है। मैं डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा हूं 8 साल, मुझे मालूम। मैं ऐसे ब्रीफिंग्स को भी बैठा हूं जो जनता को नहीं बताए जाते। तो बीआरओ का और काम होना चाहिए, चीन से बढ़कर काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैलाश रेंज तक होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मगर एक बात याद रखिए, जो 2100 किलोमीटर का एलएसी है। आपने अपनी बात में एक बात कह दी, हर बात हर जगह बताने की नहीं होती। आपने कहा कुछ एक बातें ऐसी हैं जो जनता को नहीं बताई जा सकती। इसीलिए तो कम से कम फिर सरकार पर ये छोड़ दीजिए कि कब कहां क्या कैसे कहना है। सर दिनेश भाई, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन करवाइए, आपको मत बुलाइए मीडिया को। हो सकता है, चलिए, मगर आप बोलेंगे नहीं हम सुनना चाहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि डिस्कशन कराई। जब हम आपके स्टूडियो में बैठकर इन तमाम जिम्मेदार लोगों के साथ जो अपनी जवानी, अपनी जिंदगी उस इलाके में कुर्बान कर चुके हैं, वो बोल रहे हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते पार्लियामेंट में। भाई, इनसे ही पूछ के बोलेंगे हम। नहीं, लेकिन जब आप ये देखते हैं, एक मिनट, अगर पार्लियामेंट में इन कैमरा नहीं कराना चाह रहे आप तो अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, प्रधानमंत्री। नहीं, मैं एक बात ये, वो भी नहीं करना चाह रहे। नहीं, आप पॉलिटिकल लीडरशिप का जब कंपैरिजन देखिए, कोई चीज एब्सोल्यूशन में नहीं देखिए आप, क्या आप कंपैरिजन में देखिए। जब आप ये देखते हैं कि कभी ये कहा गया कि वो तो बंजर जगह है, वहां तो कोई एक पत्ता भी नहीं। एक सेकंड सुनिए, उनको ये याद दिलाया गया कि कई बार खोपड़ी में भी बाल नहीं होते। नहीं, एक सेकंड, तो आप ये संजीदगी तो देख रहे हैं ना। सुनिए, जो कहते हैं उनसे पूछिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर सर ने अच्छी बात कही। आप अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि अक्साई चीन हमारा है। कब तक जबान इस्तेमाल करें? लीजिए ना अक्साई चीन को, लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? पूरा देश साथ है आपके, कौन रोक रहा है आपको? और टाइम भी आप तय कर देंगे कब? हम नहीं तय करेंगे। जब आप कह रहे हैं हमारा है तो उसका हक जताइए, लीजिए। इस मसले में चीन एग्रेसर है, सब मानते हैं। जितने थालियां बज रही, चीन एग्रेसर है, सब मानते हैं। जब चीन एग्रेसर है तो फिर सरकार के साथ हम और सब खड़े हैं। नहीं, एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, ये जो कहा गया है, अगर कुछ कहा जाए तो समस्या, अगर ना कहा जाए तो क्यों नहीं कहा गया, अगर कह दिया गया तो अभी इसी समय क्यों नहीं हुआ, कब करोगे, ये ठीक है कैसे? ओवैसी साहब, आप मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज। मैं ओवैसी साहब के अगेंस्ट नहीं हूं, अपने भाई हैं हमारे, इनकी देशभक्ति के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन हर चीज में पॉलिटिक्स निकालना वो भी एक गलत बात है। मैं पूछता हूं, आप अगर पार्लियामेंट में
सवाल जवाब नहीं करवा पा रहे, ये तो आपकी काबिलियत है, ये मेरा काम है ही नहीं। एक मिनट मेरा काम नहीं है। मैं LAC का जिम्मेदार हूं और उस LAC के ऊपर आपके पास आता हूं, अपनी बात कहिए। LAC के ऊपर मेरे से अच्छा कमेंट नहीं कर सकेंगे आप। आपका बड़ा अच्छा प्रपोजल है कि भाई डेलीगेशन भेजिए। मैंने आपको सिर्फ ये बोला, आपको रोका किसने? आप अपनी गाड़ी उठाइए, चलिए, देखकर आइए, 1 महीना लगाइए, पता तो चले आपको। ये सब कहना कितना आसान है कि जी वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एक सेकंड, एक बात बता दीजिए, क्योंकि आप आर्मी में वहां बंदूक लेकर खड़े रहते हैं देश की हिफाजत के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत होती है ताकि वो साथ में वैसी बैकिंग दे जैसी आवश्यक है। कहीं इसमें किसी दौरान किसी एक समय आपको ये लगा कि कहीं कोई दिक्कत है? ओवैसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, पार्लियामेंट में एक लॉ पारित करिए कि पार्लियामेंटेरियन बनने से पहले आप हाई ऑल्टीट्यूड में 2 महीना गुजार कर आएंगे। देखे तो सही। और आप अपना पर्सनल एग्जांपल दीजिए। आप अंदर जाकर जाइए कि मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे अगर ये 540 जवाब लेने उनके पास जा रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल अभी वो सवाल कंटिन्यू करता है। आ रहा हूं इनके फौरन बाद मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, अग्निवीर जाकर करेगा अल्टीट्यूड पे काम? बिल्कुल करेगा। कहां करेगा अग्निवीर? जहां भेजूंगा वहां करेगा। आप जब बोल रहे थे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुनिए बाप। अग्निवीर करेगा उस अल्टीट्यूड पे काम? 6 महीने की ट्रेनिंग में करेगा वो? कौन सी बात कर रहे हैं सर? मत बोलिए साहब। अच्छा, दूसरी बात सर, मुझे वो एक अलग प्रॉब्लम है, हम लोग उस पर हम लोग बोलते हैं ना। सर सुनिए, एक मिनट, मुझे बोल लीजिए। चलिए, अग्निवीर का नहीं जिक्र निकालेंगे। पार्लियामेंट में सरकार क्यों नहीं डिबेट करवाना चाह रही है? वो आप लोग, आपका प्रॉब्लम है। अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं सर आपको बोल ही नहीं रहा हूँ। आप सरकार का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं है, ठीक है, सुनिए फिर आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं कराना चाह रही सरकार? फिर भाई डिबेट करवाइए ना। जब TV9 के टीवी स्टूडियो में बैठकर बात होती है, क्यों नहीं करवाएंगे? लेकिन अभी आखिरी बात, अगर सरकार लेकर जाना चाहती है MPs को, मैं तैयार हूं जाने के लिए, बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूं मैं। सरकार क्यों ले जाएगी भाई? तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? आपने एक बात सुनिए, आपने इस बारे में सरकार को खत लिखा है क्या? सर कम से कम आप इस तरह की बात मत करिए। खत मांगो। डेमसॉक कहां पर है? हाँ, यांगसी कहां पर है? आप लेके जाएंगे मुझे? चलिए, मैं चलने तैयार हूं। आप लेके जाएंगे मुझे? आप लेके जाएंगे मुझे? हाँ, मैं लेके जाऊंगा। चलिए तय करिए, चलिए बनाइए प्रोग्राम। देखिए, मैं एक बात सुनिए, और एक बात सुनिए। एक मिनट ठहरिए सर, एक मिनट दिनेश भाई, एक मिनट। अरुणाचल प्रदेश में आपका रिपोर्टर गया, ऐसे ही चले गया वो? परमिशन लिया नहीं लिया? वो तो आप भी तवांग को जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता नहीं पड़ता एक नागरिक को? भारत, आप ये बताइए, आपने लेटर लिखा है क्या? सरकार को लेटर लिखा है क्या उस जगह जाने के लिए? मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं। आप कह रहे हैं आपने औपचारिक रूप से इस बारे में मांग रखी है क्या सरकार के सामने? हम अभी खबर चलाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने मांग रखी है, औपचारिक रूप से लेटर लिख के मांग रखी है, आप बताइए। अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं जाने तैयार हूं, लेके चलो मुझे, मैं देखना चाह रहा हूं क्या हो रहा है वहां पर। मैं जाने तैयार हूं, मैं जाने तैयार हूं। आप यहां से पार्लियामेंट जाने वाले हैं, आप वहां जाकर ये बात कहने वाले हैं? एक बात सुनिए, नरेंद्र मोदी के लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये आपका परसेप्शन सुनिए मेरी बात, ये वही है। नहीं, यही है, इसी परसेप्शन की बात हो रही है। मेरी बात सुनिए, सुन रहे हैं भाई? अब उनकी बात नहीं पहुंचेगी क्या? अरे उनको बात पहुंच रही है, लाइव दिखा रहे हैं। फिर आप पार्लियामेंट में डिबेट की मांग क्यों करते हैं? अगर कहीं पर भी कोई भी बात कह दी जानी है तो पार्लियामेंट फोरम है जमहूरियत का। वही तो मैं कह रहा हूं। तो वहां आपने आप ये बात जो कह रहे हैं वहां जाकर आज कहेंगे और आप वो मांग करेंगे क्या औपचारिक रूप? सर बोलने नहीं दे रहे ना। पार्लियामेंट में चीन का नाम लेने से हमको रोका जा रहा है। हम TV9 के स्टूडियो से बोल सकते हैं। वो क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सेकंड, वो क्या इसलिए हो रहा है कि जिसका तकाजा यहां किया जा रहा था अभी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो टाइम मुफीद है क्या? आपका प्रश्न क्या है? मेरा सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि इन बातों पर जवाब दिया जाना चाहिए और वो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमको ले जाया जाना चाहिए वहां डेलीगेशन को। ये तमाम बातें जो हैं, क्या ये टाइमिंग के हिसाब से, जो टाइमिंग फैक्टर आप कह रहे थे, आप इसको मुफीद पाते हैं? इनको कौन रोक रहा है वहां जाने से? विदेश सेवा में जब हम ज्वाइन करते हैं, हम मिलिट्री अटैचमेंट करते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स मेरे मंत्रालय में है, बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। भारत का कोई भी नागरिक जा करता है, मैं जाना चाहता हूं, मुझे परमिशन दो, मिल जाएगी। क्या दिक्कत क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये टाइमिंग क्यों, जब स्थिति जो है अनस्टेबल है? क्या अनस्टेबल है सर? नॉर्मल सिचुएशन में क्यों नहीं? क्या अनस्टेबल है बताइए? क्या अनस्टेबल है बताइए आप? क्या अनस्टेबल है बताइए सर? सब्सटेंशिएट करिए आप। कौन सा अनस्टेबल है बताइए आप? कहाँ अनस्टेबल है? कहाँ है अनस्टेबल? कहाँ है? कहाँ है बताए अनस्टेबल? कहाँ है अनस्टेबल बताइए?
कहाँ है बताइए? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अनस्टेबल नहीं है। कहाँ है बताइए? इस बारे में भी एक बार ताली हो जाना चाहिए कि अनस्टेबल नहीं है। एक सुनिए, चीन घुस रहा है। एक बात समझिए आप लोग, जो जितना मुझे नॉलेज है ना, अगर अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह के तमाशे होते रहेंगे, याद रखिए आप, और जिस तरीके से डोकलाम में ब्रिज बन रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ जाएगा चीन, तो चिकन नेक से खुदा ना खास्ता हम लोग खतरा पैदा होगा। व्हाट कम ऑन, व्हाट कम ऑन, व्हाट कम ऑन। तो एक बार ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूं, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूं, और अगर जनता के सवाल लेकर मैं जाता हूं और पूछता हूं तो इसमें ऐतराज क्या होना चाहिए। साथ में टाइमिंग की बात कही जा रही है। अब इन दोनों बातों को समझते हैं जनरल दयाल। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन मैं एक बात मानता हूं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ यूज करना हमें आना चाहिए। डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रेंथ है भाई, और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ जब आप यूज नहीं करोगे तो चाइना आपके डिफरेंसेस को स्प्लिट करके यूज करेगा। भारत एक डेमोक्रेसी है, इसमें डेमोक्रेसी में थिंकिंग में कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं जो चाइना एक्सप्लॉइट करता है, और 2-3 दिन से चाइनीज एम्बेसडर शाम को हर रोज केक खा के सो रहे कि हमने एक छोटा सा इंसिडेंट किया, या सारा देश जो है इसी मुद्दे पर लगा हुआ है, एक दूसरे को गाली गलौज दे। मेरा मानना यह है कि डेमोक्रेसी में एक स्ट्रेंथ है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पार्लियामेंट है। सर, और अगर आप मेरे से रियल कमेंट पूछना चाहते हो तो मेरा मानना यह है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई झूठ बोलने का मौका नहीं है। अगर भारतीय डेमोक्रेसी को बड़ा बनना है तो ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कोई झूठ नहीं बोल सकता। जो पार्लियामेंट्रियन झूठ बोलता है, देशवासियों उसको अगली बार बिल्कुल वोट मत दो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, लोकतंत्र के सबसे, वही उसी हैसियत से तो कह रहे हैं, उसी हैसियत से कह रहे हैं। और इस मंदिर के तहत अगर बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर ये लोग पावरफुल है ऑपोजिशन, जनरल दयाल नहीं सुन रहे, तो भाई सड़क पे जाओ, डेमोक्रेसी है। हमारे को क्यों पूछ रहे हो? सैनिक को किसी पार्टी से मत जोड़ो। ये लोग भी गलती करते हैं, हमें कह देते हैं हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी वाले भी गलती कर देते हैं, हमें मत जोड़ो किसी। कोई नहीं जोड़ रहा है सर। भारत की सेना, जनरल दयाल किसी पार्टी की नहीं है। वो भारत की सेना, भारत की सुरक्षा, भारत का बॉर्डर किसी पार्टी का नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है सर, बहुत ओजस्वी और तेजस्वी तरीके से जनरल दयाल ने अपनी बात कही, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। यहां जो असदुद्दीन ओवैसी, सर मैं आता हूं, आप सबके पास आऊंगा, इसी पर कमेंट लूंगा, एक बार सबके पास घूमूंगा ये जानने के लिए कि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने जिस बात का हवाला दिया वो यही है कि उसी पार्लियामेंट के, उसी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से तो उनको ये ताकत मिलती है कि वो सवाल पूछें, और ये उनका हक है, ये उनका लेजिटिमेट राइट है। तो फिर इसको जब वो सवाल पूछते हैं, साथ में ये जो नजरिया आता है कि आप सवाल पूछकर सेना की तरफ उंगली उठा दे रहे हैं या सेना के मनोबल को कहीं कमजोर करने का काम करते हैं, ये जो दो बातें कही जाती हैं साथ में, इधर ये कहा जाना कि सवाल पूछने का हक मेरा लेजिटिमेट राइट है, और दूसरी तरफ ये कहा जाना सवाल पूछकर तो आप असल में सेना के मनोबल को कमजोर करते हैं। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। केवल 40 सेकंड में सारे मेहमानों के पास जाऊंगा। शिवाज सर। देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं है, अगर पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन उठता है उसका जवाब देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और पार्लियामेंट में हर एक का पार्लियामेंटेरियन का होता है वो क्वेश्चन पूछे। मगर मैं एक चीज चाहता हूं ये बताना, जो कि डोकलाम के अंदर जो बातें हम कर रहे हैं कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और भारत के अंदर कहीं ना कहीं इंट्रूजन, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि भारत की फौज बिल्कुल अलर्ट है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, सवाल जब एक सेकंड सर, आज सवाल ईद का जवाब परमिट कीजिए, प्लीज आता हूं सर, प्लीज। आपने काफी बोला सर, मैं आता हूं आपके पास। मैं जनरल, चल आपसे ये समझना चाहता हूं, सवाल पूछे जाने पर पॉलिटिक्स में लेजिटिमेट राइट के तहत पार्लियामेंटेरियन अगर कोई सवाल पूछता है तो इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है क्या सर? बहुत जल्दी से। नहीं, इस पे नहीं पड़ता है, ये एक डेमोक्रेसी है ये, और पार्लियामेंट में सच्चाई बोली जाती है। अपने पार्लियामेंट जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं नहीं पड़ता सर। मैं ये बात दोहराना चाहूंगा, अभी एक क्वेश्चन उठा अग्निवीर के ऊपर, अग्निवीर पे बोला वो फिर वो विषयांतर हो जाएगा। मोराल की बात हो रही है, मोराल की बात हो रही है कि उसको इस तरह से कभी ना जज किया जाए कि उसकी ट्रेनिंग कम है कि ज्यादा है। हमारे सैनिक हर क्षेत्र पे सबसे ऊंची युद्ध क्वेश्चन और मोराल सर। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ओवैसी साहब और ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी
कृपया कर सिर्फ अपने राइट्स के ऊपर मत कंसंट्रेट करिए, अपने कर्तव्यों के ऊपर भी कंसंट्रेट करिए। आपका कर्तव्य बनता है, पिछले 1 घंटे में क्या एक बार भी आपने बोला कि 9 तारीख को इंडियन आर्मी ने चाइनीज को पीटा है? और मैं अप्रिशिएट करता हूं, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आप सवाल करेंगे ये उन्होंने कहा है सर। नहीं, उन्होंने बोला शौर्य पर उन्होंने सेना के शौर्य की तारीफ की है। उन्होंने कहा है सर, एक सेकंड, सवाल और मोराल पर करेंगे। की बात करूं तो रामायण की चौपाई है, कोई नृप हो ही हमई का हानि, चेरी झाड़ का होयव रानी। ये मंत्रा ने कैकेयी से कहा था कि राम हो या यो भरत हो, मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए हूं और सेवा करती रहूंगी। तो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए, कोई कहीं चला जाए, भारतीय सेना अपनी जगह पे रुकी हुई है और रुकी रहेगी। कोई मोराल का सवाल और मोराल। देखिए दिनेश, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है एज ए कैडेट, एज एन ऑफिसर, कि कितना भी सेटबैक हो जाए हम कभी भी डरते नहीं हैं, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। युद्ध के दौरान आपका कमांडिंग ऑफिसर मारा जाता है, 2IC खड़ा हो जाता है। युद्ध के दौरान आप 10 किलोमीटर पीछे हटते हैं, लेकिन अगले दिन ही 20 किलोमीटर। तो ये तालियां होनी चाहिए इसके लिए। और अगर संसद में सवाल पूछा जाना आवश्यक है तो साथ में अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए सेना के मनोबल का ख्याल भी रखा जाना जरूरी। रॉबिन सचदेव। मैं एक बात कहूंगा सिंपल, मेरे ख्याल से अगर मैं बच्चों से पूछूं, आई रिपीट इट, हमारे देश की लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर कि देश को ये समझाएं LAC का मतलब क्या है। आप लोग जितने यहाँ बैठे हो ना, 100 बच्चे, 1000 बच्चे, प्लीज घर जाके पढ़ो या समझो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है। देश की आधी डिबेट, ठीक है, कंफ्यूजन जो हो रहा है, LAC को और अच्छे से जानो, समझो, पढ़ो। हाँ देखिए, सिर्फ ना ही LAC, वायुसेना और नेवी भी उनका मनोबल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सवाल जवाब कम नहीं कर सकते, वो वहीं के वहीं बने रहे। सवाल मोराल पर असर नहीं डालते। देखिए, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ सर, हमारे यहाँ पर इंट्रूजन्स आपने देखे, एक साल में कुछ 400 इंट्रूजन्स थे। इज इट पॉसिबल कि 400 बार ऐसे चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस हो? अभी आप सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए कि कौन सी ठीक है वो डिस्कस। ये इंपॉर्टेंट बात सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए सर। मैं इतना कहूंगा सर कि जब क्राइसिस होती है तो आप डिपेंड करते हैं, फौज डिपेंड करती है, हम डिपेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, वो आदेश देते हैं, हम लड़ते हैं। अगर आप ये साबित कर दें कि प्राइम मिनिस्टर नपुंसक है, बेकार है, कहीं का नहीं है, तो फौज किसकी बात मानेगी सर? वी हैव टू रैली बिहाइंड द लीडरशिप कि यस वी ट्रस्ट द लीडरशिप दैट वी हैव इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशनली देश के लोगों ने उनको चुना है और वो इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी बात हम मानेंगे, फौज मानेगी, डिप्लोमेसी मानेगी। जिस संवैधानिक अधिकार। मैं आता हूं जनरल विशंबर दयाल, लेकिन बहुत जल्दी से देखिए जरा क्या कहते हैं। आपने जो बात कही सवाल जवाब के संदर्भ में, हेमंत विश्व शर्मा कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिए, उसके बाद असद जवाब देंगे। OAC तवांग जाएगा? क्या बात बोलता है यार, OAC तवांग जाने का उनका दम भी है क्या? एक दिन में वो पागल हो जाएगा सर। अरे भाई, OAC इसमें कहाँ आ गया? ये घबराना का प्रतीक है। आपने वीडियो नहीं देखा है भारत का आर्मी चाइनीज का जो हाल किया है? तो OAC को इंफॉर्मेशन तो गलती से भी नहीं देना चाहिए। किसका हाथ में चला जाएगा? और अब मैं विशुद्ध पॉलिटिकल बात करने वाला हूं, इसलिए मैं जनरल्स को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। असद ओवैसी इस पर आपका जवाब। मैं आता हूं, लेकिन ये जो नहीं आप पहले इस पर जवाब दे दीजिए सर। आई कम बैक टू यू सर। क्या सवाल है? आपने अभी सुना क्या कहा हेमंत विश्व शर्मा? क्या कहा? मैं फिर से प्ले करूं क्या? नहीं, मेरे को नहीं सुनाई दिया। वो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तवांग क्या जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्यों दें हम? वहां से कहां चली जाएगी मालूम नहीं। देखिए, वहां से कहां चली जाएगी, किधर जाएगी, वो आदमी को नहीं मालूम। मैं डिफेंस कमेटी का 8 साल मेंबर था। 8 साल में मेंबर था डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का, 2007 से लेकर 2014 तक। उसके बाद डेलिबरेटली, ठीक अलग बात है, मगर ये हेमंत बिस्व शर्मा को पहले उनकी पुलिस और जो मिजोरम नागालैंड की पुलिस में जो फायरिंग हो रही है उस पर देख लो। तुम ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी इनको, समझे ना? अब हमारी वफादारी पे आप शक कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। सुनिए, वो उनका मतलब वही है, उनका मतलब वही है। ये कहा, ये बिल्कुल नहीं कहा गया। बोलने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी में एक लफ्ज है इनियंडो। दूसरी बात, आपने सर आपने कहा ये नंबर्स कहां से आए? ये पार्लियामेंट में दिए गए सर। These numbers have been given in the parliament by the government of the day.
इसीलिए तो हम कह रहे हैं जब आप ये सब दे सकते हैं, आप ट्रेड इम्बैलेंस बता सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी से दुनिया को मालूम हो रहा है, अमेरिका का जर्नल आकर हमको कह रहा है कि चीन गड़बड़ कर रहा है और हम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन मुझे मत दीजिए, इनको शक है ना मुझ पर, चलिए आप अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, मुझे छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री बुलाकर उनसे सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर ओवैसी पे तुमको भरोसा नहीं है तो आप दूसरे बड़े अपोजिशन लीडर को बुलाओ, सुनो तो सही क्या हो रहा है इसमें। हम आपको बता रहे हैं चीन नहीं रुकने वाला है, चीन आगे बढ़ते जाएगा। कोई सवाल किसी फौजी पर नहीं उठ रहा है, सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर उठ रहा है। आप बताइए, प्रधानमंत्री उठकर जाकर हाथ मिलाते हैं चीन के लीडर से और उसके बाद, सर एक मिनट, उसके बाद ये वाकया होता है यांगसी के ऊपर, क्या बताया जा रहा है बताइए। वहां बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। देखिए अब ये ऑडियंस जो हमारे साथ मौजूद है इनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात सर, ये जो आप कहते हैं ना, असल में उधर से ये कहा जाता है कि ये सेंसिटिविटी समझे बगैर बातें होती हैं ऑपोजिशन की तरफ से। एक मिनट, कश्मीर में जब बहुत सेंसिटिविटी होती है तब वो कहते हैं हमको डेलीगेशन ले जाना है, ऑपोजिशन की तरफ से बगैर ये समझे कि किस समय किस तरीके की बातें जायज होंगी, दिनेश भाई मखौल उड़ाने की कोशिश। दिनेश भाई, आपको मालूम कि 2 मरतबा कश्मीर के डेलीगेशन में मैं गया था, आपको मालूम कि एक सेपरेट लीडर से मुझे भिजाया मिलने के लिए अकेले, आपको मालूम ये बात, बोलूं मैं ये बात, क्यों भिजाया आपने मुझे? क्या अरुण जेटली साहब नहीं थे? क्या राजनाथ सिंह नहीं थे? चश्मेशाही में कौन से सेपरेट मिलने के लिए मुझे भिजाया गया? राहुल गांधी वाले डेलीगेशन कौन? आप भी थे? मैं नहीं था उसमें, बिल्कुल नहीं गया मैं बोल रहा हूं सरकार का डेलीगेशन, मैं उनका प्राइवेट डेलीगेशन में क्यों नहीं गए? क्यों जाऊंगा मैं? वो पार्टी का डेलीगेशन है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहा हूं, मेरी सरकार से कह रहा हूं, मेरा हक बनता है। सवाल जब वही है, आवाज जब वही है तो साथ में होने में क्या समस्या है? एक बात सुनिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर जाएगी हमेशा हम तैयार रहे। 2 मरतबा मनमोहन सिंह के जमाने में कश्मीर जाने का मौका मिला, गए। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ऑल पार्टी डेलीगेशन गए, हम गए, उसमें बराबर जाएंगे। कोई पार्टी जाती है अलग बात है। और ये एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि ओवैसी को क्यों बोले? अच्छा मत बोलो ओवैसी को, कांग्रेस को बोलो, टीएमसी को बोलो, राजद को बोलो, एआईडीएमके को बोलो, डीएमके को बोलो, एनसीपी को बोलो, जिसका नाम ओवैसी नहीं है उसको, उस अपोजिशन लीडर को बोलो, सुनो क्या हो रहा है, सुनो। कम से कम आप सुनने की क्षमता नहीं रखते। आप चीन नरेंद्र मोदी की कमजोरी को जान चुका है, क्योंकि वो आज के मौजूदा जमाने के रैम्बो और जेम्स बॉन्ड है। तो चीन ये जानता है कि अगर मोदी ये बोलेंगे कि चीन जमीन पर आ रहा है डेप्सांग डेमचौक में, तो उनके इमेज में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो मौजूदा रैम्बो है, जेम्स बॉन्ड है। इसीलिए देखिए, आप क्यों, हम यहाँ बैठकर ये सब बातें कर रहे हैं, असदुद्दीन वैसे पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। आपने गुजरात के इलेक्शंस के दौरान, मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और आपने चाइना का मुद्दा उठाया था, मुझे याद है। गुजरात इलेक्शंस के दौरान आपने चाइना का मुद्दा, एक सेकंड देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आपने चाइना का मुद्दा चुनाव दर चुनाव उठाया है आपने, मुझे याद है उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भी ये बात उठाई थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक सेकंड, हम कहीं भी सरकार के खिलाफ कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखते हैं किसी भी तरह से जनता की तरफ से। चुनाव दर चुनाव भी ये दिखाई देता है कि आप ये मुद्दा सामने रखते हैं, जनता अपने हिसाब से फैसला करती है। एक बात सुनिए, उसके बावजूद आपकी तरफ से ये रट क्यों होती है? एक बात सुनिए, सरकार चुनाव जीत रही है ना, तो मैं चीन के बारे में मत बात करूं। नहीं, अगर जरूरी है तो कीजिए। मैं डेप्सांग आपने फैक्चुअल बातें भी तो सुनी, WMCC की बैठक चल रही है, तवांग से उनको वापस खदेड़ दिया गया। सर एक बात सुनिए, आप सर से मैं जानना चाह रहा हूं, सर आप लोगों से, मुझे जरा मेरे इल्म में इजाफा करिए। डिसएंगेजमेंट में फर्क क्या होता है, डी एस्केलेशन में फर्क क्या होता है, और डी इंडक्शन में फर्क क्या होता है? बताइए देश को सर आप प्लीज। आपको ये टेक्निकल सवाल है और इसका जवाब डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन में आप बताइए, हमको भी बताइए। चलिए, डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट और डी इंडक्शन। सर बोलिए, चलिए। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी हैं, डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन। जब 2 फौजें बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल होती हैं तो उसको डिसएंगेज किया जाता है कि वो पीछे हटे, बिल्कुल, और उसको थोड़ा पीछे हटने के बाद डी एस्केलेट किया जाता है कि हथियार वगैरह पीछे ले जाएं, और फिर डी इंडक्शन है, पूरी की पूरी जो फौज है वो अपने पीस स्टेशन पे चली जाए जहां से वो आई थी। सर एक मिनट, सर मैं ये बताना चाहूंगा, एक मिनट, अभी क्या हुआ है? डिसएंगेजमेंट हुआ है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, मगर वो यही तो हम कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है।
वो हमारी तरफ से भी हुआ। मैं ये बता रहा हूं सर आपका पॉलिटिकल लीडरशिप कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि भाई डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन क्यों नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी? वो होगा कब होगा? नेक्स्ट टाइम जनरल दयाल एक बार बता दो में नहीं हो रहा है। देखो मैं ये बता रहा हूं, जब हमारे 16 कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है तो हमारे ये 5 फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट हो चुका है और वहां से हम पीछे हट गए दोनों फौजें, और अगला स्टेप डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन होगा। वो होना है, इसमें कोई शक नहीं, होगा, क्योंकि ये दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। और ये भी सच्चाई है कि जो डेप्सांग और डेमचौक का है केस, ये 2013 से पहले का है और वो भी रिजॉल्व होगा। मैं एक चीज दिलाना चाहता हूं अपने साथियों को कि भारत की फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बिल्कुल सतर्क है। अगर चीन कुछ भी करने की हिम्मत करेगा, आप जो कह रहे हैं, आपने एक सेकंड, उन्होंने जो सवाल उठाए ये टर्मिनोलॉजी को लेकर, आपने कहा कि पहला प्रोसेस जो है इसके बाद वो फॉलो करते हैं प्रोसेसेस, और पहला प्रोसेस हो रहा है, बाकी के भी फॉलो करेंगे। जनरल दयाल देखिए, चाइना कभी भी इस सिचुएशन को डी एस्केलेट नहीं करेगा। हो गया, ये बात मानो। देखिए मैं आपको बता दूं, उसने ये जो किया है ना अभी, ये इसीलिए किया है ताकि देश एंगेज रहे, डी एस्केलेट ना हो, वरना वो करता ही नहीं। चाइना चाहता है बॉर्डर पे सिचुएशन रहे। मैं एक सिर्फ बात कहना चाहता हूं, एक मोराल की बात आई थी, मैं उस पर बोलना चाहता हूं। भारतीय सेना का मोराल किसी चीज से इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे गलियारों में मत घसीटो बस। भारतीय सेना के जवान को जब हम ट्रेन करने लगते हैं, उसको सील कर देते, उस 18 साल के बच्चे को, अफसरों जवानों, उसको इन चीजों से सील कर देते। हमें गलियारों में मत घसीटो, हमारी इज्जत करो, बस इतना रखो। बाकी कौन पॉलिटिशियन क्या बोलता है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि वो WMCC में भी, वहां भी जो बात हो रही है, जाहिर है उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और ये 3 प्रोसेसेस जो हैं ये ग्रेजुअली पूरी होंगी। इसको लेकर सवाल उठाया गया है कि आप ये बताइए कि डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन में क्या फर्क है। और सवाल उठाने के पीछे जो मकसद है वो ये है, ये बताना कि डिसएंगेजमेंट में है आप, बाकी की प्रोसेसेस को लेकर क्या कहना है सर? इसके बारे में सिर्फ यही कहना है कि लेट लोकल कमांडर डिसाइड। जितने लोकल कमांडर वहाँ पे जो असली सिचुएशन में खड़े हैं उनको डिसाइड करने दीजिए, यहाँ बैठकर हम लोगों को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, ये सब प्रोसेस है, प्रोसेस चलती रहेगी, आने वाले समय में इसके रिजल्ट हमें पता चलते रहेंगे। हमारा काम है कि उनका मनोबल बढ़ाए रखें और यहाँ पे किसी तरह का ऐसा स्टेटमेंट ना दे जिससे उनका कोई फर्क पड़े। तो अब असदुद्दीन ओवैसी यहां से पार्लियामेंट जाने वाले हैं, लेकिन हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में लगभग पहुंच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये वहां कमांडर लेवल पर छोड़ देना चाहिए, बाकी प्रोसेसेस हैं वो फॉलो होंगी। एक बात सुनिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर दारोमदार है कि डी इंडक्शन पर, और उसके बाद क्या होगा, सब चीज डिसएंगेजमेंट के बाद पॉलिटिकल लीडरशिप और चीन क्या करेगा। हमने बफर जोन क्रिएट कर दिए इन तमाम जगह पर। वो क्यों क्रिएट किए बफर जोन? हम पूछना चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि आपने बफर जोन नहीं क्रिएट किया वहां पर, क्यों क्यों दिया आपने? ये हम सवालात पार्लियामेंट में पूछना चाह रहे हैं। आप तो चीन का नाम नहीं लेना चाहते, हम खड़े रहकर पुकार रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि चीन मुर्दाबाद बोले। रक्षा मंत्री ने नाम लिया, वो नहीं है आपके लिए। सुनिए एक बात, रक्षा मंत्री को स्टेटमेंट हम बोले, हम गवर्नमेंट से कहा कि हमको क्लैरिफिकेशन पूछने दीजिए, हमारे पर 2 सवाल है क्लैरिफिकेशन, बोले नहीं। क्यों चीन के ताल्लुक से सरकार बात करने के लिए तैयार? रक्षा मंत्री ने बोला ना सर, नाम लिया। अब आप फिर ये रट पकड़ लेते हैं कि उनसे नाम आना चाहिए। अब ये नहीं, डिप्लोमेसी का तकाजा। एक बार मैं समझ लेना चाहता हूं सर, कब नाम लेना है, किससे नाम लिवाना है, नहीं उनको बोलना है नाम लेने के लिए, कहां एससीओ की बैठक में जाना है लेकिन आमने सामने भी नहीं आना है, हाथ भी नहीं मिलाना है, कहां बाली में जाकर हाथ मिलाना है, ये प्रधानमंत्री पर और डिप्लोमेसी पर छोड़ा जाना चाहिए या इस पर सवाल उठने जायज? ये डिप्लोमेसी पे रहना चाहिए सर, हम लोग फैसला करते हैं। दूसरे की नीयत क्या है, हमारी ट्रेनिंग होती है, हम समझ जाते हैं, फिर हम मैसेज देते हैं हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है। बाली में हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कोशिश की, हाथ मिला देता हूं सर। गाली गलोच भारत की डिप्लोमेसी नहीं है सर। हम लोग दोस्ती के साथ हर चीज का हम लोग हल ढूंढते हैं, नहीं होता है फिर हम फौज से कहते हैं अब आप लोग नहीं। तो फिर यहां सवाल उठाए जा रहे हैं और पार्लियामेंटेरियन अगर यह सवाल उठा रहा है तो यह सवाल जायज है या इस सवाल को वेट करना चाहिए या सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं 2 चीज बताना चाहूंगा एम्बेसडर वोहरा की बात को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी साहब से, कि वहां पर बाली में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बैठे थे डिनर टेबल पे, पीछे से शी जिनपिंग आए और उनकी दुभाषी ने परिचय कराया। अब ये निहायत ही धृष्टता होती कि अगर परिचय कराने के बावजूद आप हाथ न मिलाएं
और आप वहाँ पे आप वहाँ के नहीं, आप गलत देख रहे हैं। मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। प्रधानमंत्री मुझे बात पूरी करने दीजिए। दिनेश भाई एक मिनट सुनिए, पार्लियामेंट नहीं है, मुझे बात पूरी करने दीजिए। सुनिए, आप जब बोलते हैं तो आप बोलते हैं एक मिनट सर, शी जिनपिंग पीछे, ये प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री ऐसा उठते हैं, ऐसा चलकर जाकर मिलते हैं। आप जब मेरे देश का प्रधानमंत्री उससे हाथ मिलाता है जिसकी फौज डेमसाग में 1000 किलोमीटर पर बैठी है। इतनी शिष्टता रखिए कि आप जब मैं जब बोलूं तो आप न बोलें। आप गलत कह रहे हैं। एक सेकंड आ रहा हूं। दुनिया ने देखा। आप बोलिएगा ना, आप बोलिएगा, इनकी बात पूरी हो जाए, इनकी बात पूरी। आप बात पूरी नहीं करने देंगे, मेरी पार्लियामेंट्री शिष्टता वो ये कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं, आप इग्नोर कर सकते थे। नहीं तो ये मुझे पूरा बोलने तो दे, पूरा बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बोलिए सर, जल्दी से। देखिए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि G20 की मेजबानी हम कर रहे हैं तो हम हर एक G20 देश को पर्सनली इनवाइट करेंगे। अच्छा जी, वो जरूर इनविटेशन था जी, वो इनविटेशन था वो जी, उठकर जाकर जी कि भैया आइए दिसंबर 24-23। अच्छा, नहीं मालूम था ये इंकशाफ करे। और देखिए दूसरी चीज, मैंने आप ताली मारना चाहिए। सुनिए, थैंक यू सर। सुनिए, जो आप कहते हैं बिल्कुल सही, ये मालूम था मेरे को इनविटेशन हुआ है। पूरी होने दीजिए महोदय। नहीं, एक सेकंड। G20 की मेजबानी हमको मिल रही है और उस समय यहाँ पर शिष्टाचार का भी तकाजा है। आप हर जगह पर सवाल क्यों उठा देते हैं असदुद्दीन ओवैसी? अरे भाई साहब सुनिए तो सही, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा बैठे हुए थे, हाँ पीछे वो खड़े थे अपनी वाइफ के साथ, ऐसा उठकर जाकर हाथ मिलाते हैं और G20 का जो 23 और उसका इन्विटेशन प्रधानमंत्री दिए, ये तो न्यूज है आपके लिए। MEA ने भी नहीं कहा बात, ये तो MEA ने भी नहीं कहा। सर आपको सलाम करता हूं आपकी सोच को सर, वाह वाह, बहुत अच्छे। नहीं, लेकिन असद एक बात बताइए। उन्होंने कहा कि उनका नाम नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया? अभी जब हेमंत शर्मा विश्वकर्मा की बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं लिया लेकिन मेरे ऊपर कहा गया। मतलब नाम लिए बिना भी अगर कुछ कहा जाता है तो आपको परेशानी होती है, वैसे ही चीन का नाम लिए बिना सर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, मुसलमान का नाम, मुसलमान बात नहीं कही उन्होंने। नहीं, एक सेकंड, ये आप ये पॉलिटिक्स में कई चीजें अपनी सुविधा से जोड़ दी जाती। एक बात सुनिए, क्या किसी एक मुख्यमंत्री को जेब देता है कि असदुद्दीन ओवैसी को इंफॉर्मेशन ना दे, जिसने भारत के संविधान पर चौथी मर्तबा MP बनाओ? आप उसको उनके स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? आप एग्री करते हैं उनके स्टेटमेंट से? बताइए। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमान नहीं कहा, आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं बातों को? बिल्कुल, उसमें मतलब क्यों ले लेते हैं आप बातों को इस तरीके? मतलब तो वही है ना, आप मतलब तो उसका वही है। आप मतलब क्यों निकाल लेते हैं? अच्छा छोड़िए सर, मेरी हैसियत कोई नहीं है, आप दूसरे अपोजिशन लीडर को बुलाइए, उनको बताइए। चलिए, आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं ले रहे हैं असद कि आप हर चीज में सवाल उठाते हैं, हर चीज में विरोध करते हैं? इन बच्चों के लिए उठाना पड़ेगा, जमहूरियत को जिंदा रखने को उठाना पड़ेगा, वरना भारत में जमहूरियत कमजोर हो जाएगी। एक सेकंड, बिल्कुल उठाएंगे। एक सेकंड, बिल्कुल उठाएंगे। असल में आप कहीं किसी तरीके की समालोचना करें। क्या समालोचना का मतलब, जहां अच्छा काम हुआ आप बोलें कि अच्छा काम है, जहां बुरा काम हुआ आप बोलें यहां बुरा काम हुआ। आपने केवल बुरा सवाल की बात की है, इसलिए क्रेडिबिलिटी पर सवाल। इसका जवाब दो। आप लोग रोज 6 बजे 9 बजे कर रहे हैं ना, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे आप पार्लियामेंटेरियन के तौर पर, अरे आप लोग कर रहे हैं, केवल आलोचना करेंगे, समालोचना नहीं। बिल्कुल करेंगे। जो हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में राइट है, मैं बराबर पूछूंगा। नरेंद्र मोदी देश से बड़े नहीं है ना, ओवैसी बड़ा है। अच्छा एक सेकंड, सबसे मैं केवल हाथ उठाकर, क्योंकि अभी एक सेकंड आप ये बताइए, आपके लिए सवाल पूछे जाने की बात कही जा रही है। समालोचना होना चाहिए, जहां अच्छी चीज की आप तारीफ भी करें और बुरी चीज को क्रिटिसाइज करें, वैसा होना चाहिए, या केवल सवाल उठाए जाने चाहिए, क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए? सवाल क्रिटिसाइज करने के लिए उठाए जाने चाहिए क्या? हाथ उठाइएगा। नहीं, समालोचना होनी चाहिए क्या? तारीफ भी होनी चाहिए और सवाल भी उठने चाहिए क्या? अब देखिए, आप जिनके लिए सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं। एक अगर ये 99.9% लोग भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी से सवाल मत करो, एक आदमी खड़ा होगा भारत में, वो मैं होऊंगा, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है ये। आपने ये देखा होगा कि एक तस्वीर सामने आई थी, उसमें ऑपोजिशन के तमाम लीडर से प्रधानमंत्री मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। G20 के संदर्भ में, मेजबानी के संदर्भ में जो मुलाकात हुई, वो देखा आपने? भरोसे में लेने की, साथ में लेकर देश को चलने की कोशिशें होती हैं, कहीं आप उनके बारे में भी जिक्र कर दिया करिए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब चाय पिला रहे हैं तो पार्लियामेंट में एक डिबेट करवा दीजिए ना।
आप क्यों नहीं करवाना चाहते? अपने हाथ से चाय पिला रहे हैं भाई। पार्लियामेंट में डिबेट करवाइए, मीडिया को इन कैमरा कराइए। मैं आपको देखिए दिनेश भाई सुनिए 1962 में जब जंग चल रही थी, पार्लियामेंट में, लोकसभा में डिबेट नहीं हुई पार्लियामेंट में। जंग चलते वक्त डिबेट हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? जंग चलते वक्त डिबेट हुई। और यहां पर एक महाशय है, इंस्टेबल हालात है। अबे क्या इंस्टेबल हालात है? जंग के वक्त पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, आज क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, आप ये दोनों बातें कह रहे हैं। इनस्टेबल हालात को लेकर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन इनस्टेबल हालात नहीं है। कोई इनस्टेबल नहीं है। प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं। वो चीन जान चुका है इनकी कमजोरी को। डेप्सांग डेमचाक में 1000 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग खो चुके हैं। चीन बैठा हुआ है। ये वाला नैरेटिव आप बार बार बना रहे हैं, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा है असदुद्दीन ओवैसी? अरे सर देखिए, कोई चले ना चले, मगर जब तारीख लिखी जाएगी 50 साल के बाद, तो लोग बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना पागलों की तरह बोल रहा था, जो सच्चाई साबित हुई। और ये 1000 किलोमीटर वाला आंकड़ा आप क्या बताएंगे, कहां से लाए? बिल्कुल है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेप्सांग डेमचाक में PLA बैठी हुई है। आप ये बताइए, ये जो आंकड़े आते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस क्या होते हैं? ऑथेंटिक सोर्सेस ही हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। आपको बताएं हम, जब सरकार की तरफ से आपको जानकारी दी जाती है, आप उसको ऑथेंटिक मानने के बजाय सवाल क्यों खड़े करने लगते हैं? अच्छा, आप सरकार की झूठ दिखाऊं आपको? पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा, कहा था ना। 15 राउंड की जो मीटिंग हुई, उसमें हम पोंग सोंग सू लेक से डिसएंगेज हुए। वो तो शुरू में ही मैंने, अरे सुनिए, गोगरा से हुए ना, तो घुसा था नहीं घुसा था चीन। डिसएंगेज देखिए, डिसएंगेज का मतलब क्या? आई बॉल टू आई बॉल, पीछे हटे ना। एस्केलेशन नहीं हुआ तो चीन, आज भी चीन डेप्सांग डेमचाक में घुसा हुआ है। आप क्या गूगल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक मानकर सरकार की तरफ से दी जाने वाली इंफॉर्मेशन को दरकिनार करते रहेंगे? मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं हूं। मैं हजरत गूगल मेरे उस्ताद नहीं है। जो ये एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इन लोगों में बहुत देशभक्ति भरी हुई है। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, आप ये बताइए, ये गूगल से आप 1000 किलोमीटर के आंकड़े वाले गूगल नहीं है। देखिए, नतीजे तक पहुंच कैसे गए? सर गूगल नहीं है, सैटेलाइट इमेजेस हैं। उसके बाद ही तो सरकार हरकत में आई कि सैटेलाइट। ये फोटो कहां से आई आपको? गूगल से आई है आपको? तो आपने उसको नाप के फीता से नाप लिया, आपने 1000 किलोमीटर कर दिया आपने। अभी जो आपने फोटो देखा गूगल से आई, वो बताइए कहां से है आपको? बताइए लोगों, कहां से ये फोटो आपको? वो मैक्सार सैटेलाइट ने उसको जारी किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1000 किलोमीटर, 1000, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, 1000 किलोमीटर कहां से नाप लिया आपने? कहां से फीता लाया? यार ये जो एक्सपर्ट होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा मैथमेटिक्स। जो एक्सपर्ट, आप गए हैं, फिंगर 4 गए हैं, फिंगर 5 देखा है? सुनिए, जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सब करके बता रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हमको झूठा साबित करिए। ऑल पार्टी। कौन से एक्सपर्ट ने कहा? सुनिए, उन्होंने कहा WMCC की बैठक चल रही है, ग्रेजुअली बाकी के फेजेस भी आएंगे, वहां पर हमने वापस पकड़ लिया। सवाल कहां है? दिनेश भाई, एक बात सुनिए, WMC की बैठक किस लिए हो रही है? किस लिए हो रही है? चाय पीने के लिए, ढोकला खाने के लिए? इसलिए हो रही है कि चीन घुस गया था वहां पर, डिसएंगेज करना है उसको। एक सेकंड, अब देखिए, 14 राउंड की मीटिंग 15 राउंड किस लिए हो रही है? किस लिए हो रही है? गिल्ली डंडा खेलने के लिए हो रही है? नहीं, एक सेकंड, गिल्ली डंडा बात कर रहे हैं? ढोकला और चाय के लिए नहीं, लेकिन अब इसको भी समझ लेते हैं। चीन घुसा हुआ था, ये जो रॉबिन सचदेव कह रहे थे, वहीं पर बात घूम फिर कर आ गई। क्या हम LAC को समझते हैं? क्या हम समझते हैं कि हमारी डिफाइंड टेरिटरी क्या है? क्या हम ये समझते हैं कि कौन सी जगह ऐसी है ना जो उनकी है ना हमारी है, जिसको लेकर डिस्प्यूट है, और वहां घुसाने को भी हम बर्दाश्त नहीं करते और उनको पीछे करना चाहते हैं? एक बात सुनिए, हम लोग जो 2100 माइल का LAC है, उस पे हमारी फौज पेट्रोलिंग करती है, अपना कब्जा दिखाती है। अगर चीन आता है तो वाइट बैनर उठाते हैं, उसके बाद बातचीत होती है। ये सिलसिला चलता रहेगा। और एक बात समझे, चीन अपने जितने पड़ोसी हैं उन सब से बॉर्डर इश्यूज तकरीबन तय कर चुका है, सिवाय भारत से। नहीं सर, एक सेकंड, सिवाय भारत के बता रहा हूं। देखिए, उनका 2-3 मुल्क होंगे, मगर वो सबसे कर रहा है। आज सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए फ्यूचर में, सुनिए, चीन है। आपने एक बात बार-बार कह रहे हैं, सबने उसका एहतराम किया, मैंने भी इस बात को एंडोर्स किया। सवाल पूछने से मोराल कमजोर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारी जमीन ली गई है तो मोराल पर असर पड़ता है। अरे कैसे पड़ेगा? कैसे पड़ेगा? इस पर भी घूम जाऊं मैं, सब लोगों से बात कर लूं? वो छोड़ दीजिए, आप अभी सुनिए। अभी आपने क्या पूछा हमसे? हमने पूछा था ना कि डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन। डिसएंगेजमेंट तो हो गया है भाई साहब,
डीएस्केलेशन कब होगा? डेमचौक और डेमसाक में कब चीन हटेगा? बताइए हमको। सर ये बिल्कुल सीधी सी बात है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके भारतीय जनता पार्टी ने आपको कई जगहों पर हरा दिया। अगर ये बात मैं कहूं तो आपके मोराल पर, आपके कार्यकर्ताओं के असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक बात सुनिए, पॉलिटिकल मोराल में और आर्मी के मोराल में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम चुनाव के लिए लड़ते हैं। जमीन छीनने की बात अपने देश की करेंगे और उसके मोराल पर असर नहीं पड़ेगा, यही तो कह रहे हैं आपको। ये फौजी लोगों के मोराल पर सवाल पूछने की बात और जमीन छीनने की बात दोनों एक जैसी हैं क्या? आइए इस पर एक राउंड करते हैं। जरूरी आर्मी पर उठा रहे हैं, कोई आर्मी शक ही नहीं करता आर्मी पे। सच्चाई ये है कि अगर क्वेश्चन पार्लियामेंट पूछा जाए तो पूछा जाए, मगर क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है। कुछ अच्छी बात है उसके लिए भी आप 30 सेकंड प्लेन ना करें, और जहां आप लगता है क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जमीन छीनने की बात मोराल से जुड़ा हुआ बात। देखिए मेरा मानना यह है कि फौज को जोड़ के उसका कोई फायदा ना उठाए, उसका कोई नुकसान ना हो। फौज को अलग छोड़ दीजिएगा, जमीन के मामले हम पे छोड़ दीजिएगा, वहां आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम। जमीन के मामले छोड़े जाने चाहिए जनरल कोचर। ठीक है सर वक्त नहीं है, आपने नटशेल में बात कह दी जनरल कोचर। देखिए एक डेमोक्रेसी में राइट है ऑपोजिशन को भी जानने के लिए कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है हमारे देश की, और इसीलिए अगर ये डिस्कशन की मांग करते हैं तो उसको मना नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये जो डिस्कशन है इट हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव। ये नहीं कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज और गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, जानकारी के लिए डिस्कशन करें, इंफॉर्मेशन के लिए डिस्कशन करें, बिकॉज पार्लियामेंट को ही नहीं पूरे देश को यह हक है जानने का कि आज हमारे चाइना बॉर्डर पे क्या हो। अभी एक बात कही गई थी कि ड्यूटीज के साथ फर्ज का ध्यान रखा जाए। जमीन की बात जब कही जाती है कि हमारी जमीन चली गई या हमारी जमीन को लेकर संदेह जाहिर किया जाता है, तो ये बात मोराल से जुड़ती है नहीं जुड़ती है? सर बिल्कुल जुड़ती है। अगर कोई युद्ध के दौरान जमीन चली जाए तो बिल्कुल जुड़ती है, लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स के दौरान अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, इससे हमारी भारतीय सेना बिल्कुल डिफेंड है। हमारे को आप हुक्म दीजिए, दुनिया के सबसे बहादुर सैनिक हैं हमारे देश इंडिया के, और हम किसी भी दुश्मन को उसकी जमीन से और अपनी जमीन से खदेड़ भगाने में सक्षम है। अब ये बताइए, नहीं मैं सर आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए ड्यूटी और फर्ज के बीच में, जो फाइन लाइन है डिमार्केशन की, कई बार वो नहीं समझी जाती या ख्याल रखा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं समझी जा रही अनफॉर्चुनेटली, और पॉलिटिकल रीजन से नहीं समझी जा रही। फिर भी सर अगर मुझे आप 10 सेकंड दे, मैं ओवैसी साहब जैसे सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जमहूरियत का सवाल जरूर रखें, लेकिन मेरे इन बच्चों के बीच में मुसलमान मत डालें। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम में आप अकेले हैं जिसने मुसलमान बीच में डाल दिया। हम इस पार्ट को डिस्कस नहीं करते। और तो ये कह रहे हैं उनके कहने का मतलब ऐसा लगा। नहीं, उन्होंने मुसलमान नहीं डाला। नहीं, उन्होंने बोला कि मैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर कहेगा कि ओवैसी तो नहीं बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। जहां तक मोराल का सवाल है, देखिए मैं एलएसी का कस्टोडियन हूं, इंडियन आर्मी एलएसी की कस्टोडियन है। आप अगर सवाल जवाब कर रहे हैं उसके ऊपर 1000 किलोमीटर नाप पा रहे हैं, मैंने तो नापा नहीं, आपने नाप लिया पहले से। क्या तरीका है भाई? कैसे आपने नापा? आपने मेरे ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करी है। मेरा मोराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वो सवाल नहीं उठा रहे हैं आप पे, उन्होंने पॉलिटिकल सवाल उठाया, उन्होंने बहुत क्लियर किया था आर्मी को लेकर। लेकिन सर ये बताइए, कई बार ये कहते हुए कि हम आर्मी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम देश की सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्या ये हो जाता है कि आप एक्चुअली उधर सवाल उठा देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, ना मेरे बुरे ख्वाब में भी नहीं। मैं बार बार जितनी बार कह रहा हूं इस प्रोग्राम में बाहर भी, मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री से, मेरे प्रधानमंत्री से है, मेरे प्रधानमंत्री से है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया वहां पर। मेरा उनसे सवाल है, क्योंकि आर्मी, नेवी और हमारी एयर से एक सर सुनिए, ये तो प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा ना कि वो क्या एक्शन लेंगे। सर एक बात बताइए, एक बात सुनिए, आप नहीं उखाड़ रहे पीएलए को, इसमें फौज को क्यों ब्लेम करेंगे खुदा ना खास्ता? अगर डेमचौक में बैठा हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, आप उसी पर हम कह रहे हैं। ओवैसी साहब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक 1993 और 1996 की ट्रीटी है इंडिया और चाइना की, आप प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते कि जो इस ट्रीटी में जिसके तहत ये है कि भी भारतीय सैनिक जो है वो बाकी सब कीजिए लेकिन वो आम इस्तेमाल नहीं करेगा।
2005 का एग्रीमेंट है। तो इसको आप क्यों नहीं विड्रॉल? सर आप विड्रॉल मांगो ना। सर देखिए मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप विड्रॉल मांगिए। मैं बराबर प्राइवेट बिल लेके आऊंगा। मैं सर लेके आऊंगा। चलिए मैं ला रहा हूँ। मैं आपको बताता हूं, मैं लेके आता हूँ, मैं लाऊंगा, देश को बताता हूं। बिल्कुल लाऊंगा। जिस दिन आप इस ट्रीटी, देखिए चाइना किसी ट्रीटी की रिस्पेक्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। चलिए, जो हमारी प्री पार्टीशन ट्रीटीज थी 1950 से पहले, वो सारी नल एंड वॉइड कर दी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये कहा जा रहा है कि वो क्लॉज 1996 का वो छठा क्लास ट्रीटी का जो हाथ बांधता है, उसको खोलने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाएगा, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। लेकिन किसी को इस बात में शक नहीं कि मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा चाइना को। और इसी बात पर इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तरीके से भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। असदुद्दीन ओवैसी, आप पे भी कैमरा था उस समय। हाँ, मैं नहीं बोला तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद बोलूंगा मैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस लवली ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे आप दर्शक, आप सभी का बहुत आभार। और बात चीन की नई साजिश की। गली के गुंडों की तरह लड़ने वाले चीन की सेना ने सरहद पर जबरदस्त बारूदी तैयारी की हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में यह खुलासा हुआ है कि चीन तवांग से लेकर गलवान तक साजिश रच रहा है। ये सिर्फ आसमानी तस्वीर भर नहीं है, ये सरहद पर धोखेबाज ड्रैगन के बारूदी विश्वासघात